जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकेंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं, यानी सेकेंड पेपर, सेकेंड बुक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसका पहला चैप्टर है ठोसों का यांत्रिक गुण, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस हैं, उनको देखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है विरूपक बल या डिफॉर्मिंग फोर्स। तो विरूपक बल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बाल है और उस बाल को जब हम पकड़ करके दबाते हैं ना, तो उसके आकार में, उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो जिस बल के लगाने से उस वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है, इस बल को ही हम विरूपक बल कहते हैं। तो विरूपक बल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ऐसा बल जिसके प्रभाव से किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार के बल को ही हम विरूपक बल कहते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो डिफिनीशन हम लोगों को देखना है वो है प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु पर हम विरूपक बल लगाए, तो विरूपक बल लगाने से उस वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है। और अगर बल हटा लिया जाए और बल हटाने के बाद वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। तो प्रत्यास्थता की डिफिनीशन हम कैसे देंगे कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है, और जब बल हटा लिया जाता है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो वस्तु के इस गुण को ही प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रबर है, रबर को पकड़ के खींचते हैं तो उसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है, और जब छोड़ देते हैं तो वह रबर फिर अपने वास्तविक पोजीशन में आ जाता है। तो रबर का यह गुण ही प्रत्यास्थता कहलाता है। यही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई रबर का बाल है, रबर के बाल को पकड़ के दबा देते हैं तो उसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है, फिर बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो ये गुण ही प्रत्यास्थता कहलाता है। अब इसके बाद इसमें एक प्रत्यास्थता की सीमा होती है। प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए, हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे मान लीजिए किसी रबर को ही पकड़ के हम खींच रहे हैं, तो रबर को पकड़ करके खींचेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसको हम खींचते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि अगर उससे अधिक हम उसको खींच दें तो रबर टूट जाएगा और फिर छोड़ देंगे तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। तो ये प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो प्रत्यास्थता के सीमा को हम डिफाइन कर सकते हैं कि विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, और बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में न आ पाए, तो इसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, ये अगली जो डिफिनीशन होगी, देखिए यहाँ 2 बार विरूपक बल गलती से लिख दिए हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रतिबल के बारे में। तो प्रतिबल क्या है, जरा ध्यान से देखें। जब किसी रबर को पकड़ करके खींचते हैं ना, तो उसके अणुओं, रबर ही नहीं, अगर कोई स्प्रिंग हो, किसी स्प्रिंग को पकड़ करके जब खींचते हैं तो ऐसा नहीं कि पकड़ के खींचते हैं तो स्प्रिंग तुरंत फैल जाता है। स्प्रिंग के अंदर भी एक प्रकार का गुण पाया जाता है जो अपने आकार अथवा रूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल।
जब आप किसी वस्तु को, अगर रबर को या स्प्रिंग को पकड़ करके खींचेंगे तो आप उसके ऊपर लगाते हैं विरूपक बल, लेकिन वह रबर या स्प्रिंग अपने आकार अथवा रूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, जिसको हम कहा करते हैं प्रत्यानयन बल। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल, देखें प्रत्यानयन बल और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो एक चीज हम आपको बता दें कि प्रतिबल का जो कोई सिंबल नहीं होता है, प्रतिबल बराबर होता है प्रत्यानयन बल और बटा में क्षेत्रफल होता है। तो फिर इसको अगर हम प्रत्यानयन बल को F से प्रदर्शित करें और क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा आपका प्रतिबल बराबर F बटा में A। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब अगर यहाँ पर हम A = 1 कर दें, 1 मीटर स्क्वायर कर दें, ये क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर दें, तो ये प्रतिबल जो होता है यह F के बराबर हो जाता है और F है प्रत्यानयन बल। तो अब हम आपको प्रतिबल की डिफिनीशन बताने जा रहे हैं कि प्रतिबल की डिफिनीशन क्या है। तो अच्छा, एक चीज और हम आपको एक छोटा सा टर्म इसमें बता दें पहले, साम्यावस्था, साम्यावस्था जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो साम्यावस्था क्या है? सामान्यतया वस्तु जिस अवस्था में होती है उसी को साम्यावस्था कहते हैं। कोई रबर हो या कोई स्प्रिंग हो, वो सामान्यतया जिस अवस्था में रहती है हमेशा, उसको हम साम्यावस्था में कहते हैं। तो देखें, साम्यावस्था में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही उस वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल कहलाता है। और अब हम लोग जरा प्रतिबल का मात्रक देखें। देखिए, प्रतिबल अदिश राशि होती है और प्रतिबल का मात्रक देखा जाए, F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसको हम MKS सिस्टम में बदलें, ये SI पद्धति में मात्रक है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस मात्रक में किसी साइंटिस्ट का नाम रहेगा वो SI पद्धति होता है, और SI पद्धति और MKS पद्धति दोनों मिलती जुलती है, इसलिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप याद रखे रहिएगा, जिस मात्रक में किसी साइंटिस्ट का नाम होगा वो SI पद्धति में मात्रक होगा, और अगर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर में होगा तो वह MKS पद्धति होगा। अब हम लोग इसको MKS पद्धति में बदलेंगे। तो देखें, F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, और F बराबर m × A होता है। m द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और A त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन जो होता है यह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसके बाद देखें, ये नीचे है आपका मीटर स्क्वायर, तो मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा किलोग्राम, और मीटर को ऊपर अगर लेकर के चले जाएं तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, और इसके बाद ये सेकंड है, सेकंड ऊपर जा करके सेकंड टू द पावर -2 हो जाएगा। तो यम के यसे पद्धति में प्रतिबल का मात्रक किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड टू द पावर -2 होता है। अब MKS पद्धति का जो मात्रक होता है ना, यहाँ से बीमा निकालना बहुत आसान होता है। तो चले, अगर यहाँ हम बीमा निकालें तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान की बीमा m होती है। मीटर लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई की बीमा l होती है, l इनवर्स हो जाएगा। सेकंड समय का मात्रक होता है, समय की बीमा t होती है, ये -2 हो जाएगा।
तो प्रतिबल की जो बीमाएं होती हैं वो ml इनवर्स t-2 होती है, और आपने देखा था कि दाब की भी बीमा यही होती है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रख के रहेंगे। दाब की बीमा और प्रतिबल की बीमा दोनों समान होती है। दाब भी अदिश राशि है, प्रतिबल भी अदिश राशि है। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि ये प्रतिबल जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में पहला जो प्रकार आता है वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और इसके बाद दूसरा जो प्रतिबल होता है वो अभिलंब प्रतिबल होता है। अभिलंब प्रतिबल, ये अभिलंब प्रतिबल होता है। और तीसरा जो प्रतिबल होता है वह स्पर्श रेखीय प्रतिबल, या उसको अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं। तीसरा है अपरूपक प्रतिबल। तो अब जरा हम इन सबको समझ लें कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। तो अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है इसको जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को याद रखे रहिएगा। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा अभिलंब प्रतिबल। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है वह F/A के बराबर होता है। अब इसके बाद दूसरा आता है अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल क्या है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तो अभिलंब प्रतिबल जो होता है यह दाब के बराबर होता है, यानी ये जो है P के बराबर होता है। इसके बाद तीसरा जो आता है वो है अपरूपक प्रतिबल। तो देखें, अपरूपक प्रतिबल को स्पर्श रेखीय प्रतिबल भी कहते हैं। तो अपरूपक प्रतिबल की डिफिनीशन ये है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले स्पर्श रेखीय बल को ही अपरूपक प्रतिबल कहते हैं। और यह अपरूपक प्रतिबल का भी मान जो होता है वो F/A होता है। हम आपको बता दें कि प्रतिबल किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यहाँ भी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो दाब है, और दाब का मात्रक पास्कल होता है। और फिर ये अपरूपक प्रतिबल, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर मिलेगा आपको। तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अब इसके बाद एक और डिफिनीशन हम लोगों को देखना है, और वो डिफिनीशन है विकृति, जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। विकृति क्या है, जरा इस विकृति के बारे में भी हम लोग ध्यान से समझ लें। देखें, किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। और हम आपको बता दें कि जैसे ये प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, वैसे ही विकृति भी 3 प्रकार की होती है। तो पहली तो अनुदैर्ध्य विकृति होती है, अनुदैर्ध्य विकृति। और दूसरी जो विकृति हुआ करती है उसको हम कहते हैं आयतन विकृति। और तीसरी जो विकृति होती है वह उसको कहते हैं अपरूपण विकृति। तो अब विकृति का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो चेहरा जो है चोटिल हो जाता है, या शरीर चोटिल हो जाता है, तो कहीं सूज जाता है, कहीं दब जाता है, कहीं काला हो जाता है, कहीं नीले रंग का हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि उनका चेहरा विकृत हो गया है, विकृत माने बिगड़ गया है।
तो इसी को हम कहते हैं विकृति। तो विकृति की परिभाषा जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही विकृति कहते हैं। लेकिन अनुदैर्ध्य विकृति की बारी आती है, तो अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं? किसी वस्तु के एकांक लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? अगर किसी वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि, अगर किसी वस्तु कोई स्प्रिंग है, पकड़ करके खींच रहे हैं, तो पकड़ करके खींचने पर उसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन डेल्टा यल हो और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल यल हो, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वह अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आयतन विकृति। तो आयतन विकृति क्या होता है? देखें, अगर किसी वस्तु को हम दबाते हैं तो दबाने से उसके आयतन में भी परिवर्तन होता है। तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को ही आयतन विकृति कहते हैं। और अगर किसी वस्तु के आयतन में होने वाला परिवर्तन डेल्टा भी हो और प्रारंभिक आयतन भी हो, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही आयतन विकृति कहलाता है। और फिर आयतन विकृति ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु को जब दबाया जाता है तो उसका आयतन घटता है, तो जब घटता है तो माइनस होता है। याद रखे रहिएगा, आयतन विकृति जो होता है ये हमेशा ऋणात्मक होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा, और ये है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या होता है कि जब किसी वस्तु के ऊपर स्पर्श रेखी प्रतिबल लगाते हैं तो स्पर्श रेखी प्रतिबल लगाने से वह वस्तु तिरछा घूम जाती है, यानी उसके कोण में परिवर्तन हो जाता है। तो जब कोण में जो परिवर्तन होता है, यानी किसी वस्तु के एकांक कोणीय परिवर्तन को ही अपरूपण विकृति कहते हैं। और अपरूपण विकृति को सामान्यतया हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हुक का नियम, और हुक के नियम के बाद हम लोगों को प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ना, यानी प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पढ़ना है। जिस तरह से प्रतिबल 3 प्रकार का होता है, विकृति 3 प्रकार का होता है, उसी तरह से प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। और इससे संबंधित अन्य डेरिवेशन हम लोगों को पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीजें बताई गई हैं ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।